तो हम शुरू करेंगे सोलो लेवलिंग एपिसोड 13। एपिसोड की शुरुआत में जिनू सो रहा होता है और उसे जिना का कॉल आता है। जिना उसे कहती है, ओनी-चान आप अभी तक सो रहे हो? तो जिनू कहता है, हाँ मैं बहुत थक गया था। जिना उसे याद दिलाती है कि जिनू को उसके टीचर से मिलना है। यह सुनकर जिनू एकदम से उठ जाता है और अगले सीन में जिना को उसे देखकर विश्वास ही नहीं होता है कि ये उसके ओनी-चान हैं, क्योंकि जिनू एकदम टिप टॉप शर्ट पैंट पहन के फॉर्मल्स में बढ़िया सा तैयार होके आ जाता है। तभी नरेटर हमें थोड़ी बैक स्टोरी बताते हैं। 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जब दुनिया भर में गेट्स अपीयर होने लग गए हैं। मैजिक बीस्ट जो इन गेट्स के थ्रू डंजन्स में रहते हैं, वो और ऐसे ह्यूमंस जो इनसे लड़ने की क्षमता खुद में जगा चुके हैं, उनके बीच युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिनू अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए वो एक लो लेवल हंटर बन जाता है जो कि ई रैंक पे होता है। अब वैसे तो ज़्यादातर केसेस में हंटर्स की पावर्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होती हैं और उनकी रैंक भी उनके अवेकनिंग के टाइम से ही बढ़ती नहीं है, लेकिन एक बार डबल डंजन की रेड के समय जिनू को लेवल अप करने के लिए एबिलिटी मिल गई, एक वीडियो गेम की तरह। उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ की रेसिपी भी मिल गई जिससे कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है, और इसके साथ ही उसे एक न्यू जॉब क्लास भी मिल गई जिससे वो एक आर्मी ऑफ शैडोज को कमांड कर सकता है, जिसे शैडो मोनार्क कहते हैं। अब यहाँ स्कूल में जिना अपने भाई को अच्छे से तैयार होके आया देख बहुत सरप्राइज हो जाती है। उसको देखकर स्कूल की लड़कियां एकदम फ्लैट हो रही होती हैं और जिना उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर वो उसे कुछ लड़कियों से मिला सकती है। और जिनो उसके गाल खींच के उसे धीरे बोलने के लिए बोलता है। अब यहाँ पे जिना की टीचर जिनू को बोलती है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अपनी पढ़ाई में और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वो एक रोल मॉडल भी है। वो जिस मेडिकल स्कूल में जाना चाहती है वो उसके लिए भी क्वालिफाइड है, तो उसे अब अपनी बहन पे ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा हेजिटेट करके जिनू से पूछती है कि अगर उसकी पावर्स अवेकन हो जाती हैं तो क्या वो उसको हंटर बनने देगा। ऐसे सडन क्वेश्चन पे जिनू चौंक जाता है और साफ मना कर देता है। अब टीचर जिनू से एक फेवर मांगती है। अगले ही सीन में जिनू हुडी पहनी एक लड़की से मिलता है। ये दोनों साथ में पहले काम कर चुके हैं। जिनू उसे बताता है कि वो जिना का भाई है। वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता आपको टीचर ने क्या कहा है, पर मैं ना वापस स्कूल जा रही हूँ और ना ही मैं हंटिंग क्विट करने वाली हूँ। इस पर जिनू कहता है कि तुम एक ई रैंक हो और तुम इस तरह से नहीं कमा सकती। जिनू बोलता है, हमारे पिछले स्ट्राइक टीम के साथ में तुमने कुछ पैसे कमाए, लेकिन वो बस एक बार की बात थी, ऐसा बार बार नहीं चलेगा। वो लड़की गुस्सा होकर कहती है कि अगर मुझे लेक्चर देने आए हो तो तुम घर जा सकते हो, और बिसाइड्स तुम भी तो ई रैंक हो, है ना। जिनू कहता है, हाँ मैं यहाँ तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया हूँ, और वो उसे अपने साथ कहीं चलने को बोलता है। अगले सीन में एक प्लेन लैंड होता है और सूट में एक आदमी कैप्टन हंग डोंग सो को वेलकम करता है। कैप्टन बोलते हैं कि इस पुरानी सी जगह को मैं अपना घर कभी नहीं भूल सकता। कैप्टन कहते हैं कि वो सरप्राइज्ड है कि हंटर्स एसोसिएशन मैनेजर खुद उनसे मिलने आएंगे। मैनेजर उससे पूछता है कि वो कितने टाइम रुकने का प्लान कर रहे हैं, तो कैप्टन कहते हैं कि उनका ज़्यादा टाइम इस फालतू सी जगह पे रुकने का कोई प्लान नहीं है। तो वो उनसे पूछता है, तो क्या आप अपनी कंट्री को छोड़ के उन लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं। तब कैप्टन बोलते हैं, जब तुम्हें ऑलरेडी जवाब मालूम है तो क्यों पूछ रहे हो। तुम सर्वेलेंस टीम के लोग सब कुछ देखते रहते हो और प्रिटेंड करते हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि मैं डंजन में क्या करने वाला हूँ, पहले ई रैंक और फिर डी रैंक, या फिर तुम इतने स्टूपिड हो कि मुझे रोकने की कोशिश करने वाले हो। कैप्टन में से डार्क ऑरा निकलने लगता है और वहाँ अंधेरा हो जाता है और कैप्टन की शैडो मैनेजर पर पड़ती है। मैनेजर उस शैडो से लाइट में आकर कहता है कि वो तो सिर्फ अपना जॉब करना चाहता है। अगले सीन में गो कुनही और ट्रॉय जोंगिन बात कर रहे होते हैं। गो कुनही पूछते हैं, तो क्या वो उड़ भी सकते हैं। तो
तो चॉय जोंग ही बोलता है कि रियल इशू ये है कि बॉडीज सी में गिर गई थी। चॉय जोंग ही बताता है कि बीस्ट अब शॉर्ट डिस्टेंसेस उड़ सकते हैं, पर शायद जल्दी वो और ज्यादा देर के लिए भी उड़ सकें। गोक उन्हें कहते हैं कि वो इस बारे में पता लगाएंगे। अब जिनू मैनेजर अन और मैनेजर hyun से मिलता है, जो उसे देखकर सरप्राइज होते हैं और खुश होते हैं। जिनू के साथ हुडी में वो लड़की भी आ जाती है। उस लड़की को वो दोनों देखकर पहचान जाते हैं कि उन्होंने पहले भी साथ में काम किया हुआ है। वो दोनों जिनू को बताते हैं कि ये हाई फ्रीक्वेंसी गेट जोन है। इनफैक्ट एक सी रैंक सुबह ही ओपन हुआ है। तभी वहाँ पर आर्मर में एक बड़ा सा आदमी उन्हें आकर डांटता है कि वो लोग कोई फील्ड ट्रिप पे नहीं आए हैं। जिनू के पूछने पर वे उन्हें बताते हैं कि वह आदमी किम चुल है, जो कि एक ए रैंक हंटर है। किम चुल इरिटेट हो जाता है कि अब उसको ई रैंक्स को बेबी सेट करना पड़ेगा। मैनेजर अन बताते हैं कि आज की स्ट्राइक टीम में एक ए रैंक, 5 बी रैंक और 2 सी रैंक रहेंगे, जो कि टोटल 8 हंटर्स होते हैं, और 3 ई रैंक्स मिलाकर टोटल 10 हंटर्स हो जाएंगे। मिस्टर ह्यून जिनू को बोलते हैं कि नए हंटर्स को भी कुछ करने का मौका मिले, इसलिए आप अपना पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रखना। अब वे लोग गेट के थ्रू जाते हैं। ये गेट एक पोर्टल की तरह है, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। हुडी वाली लड़की को जिनू आगे चलने के लिए कहता है। गेट में एंटर होते ही जिनू को कुछ बहुत अजीब सा फील होता है। बहुत तेज लाइटिंग और हवाएं चलने लगती हैं। जिनू मिस्टर ह्यून को प्राइमरी स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट करने के लिए बोलता है, और फिर वो लोग उस पोर्टल के थ्रू गायब हो जाते हैं। हंटर्स आश्चर्य में रह जाते हैं कि एक रेड गेट सी रैंक गेट में कैसे बदल गया। अब वो लोग बर्फ से ढकी हुई एक जगह पे आ चुके हैं। यहाँ पे नीचे बर्फ बिछी हुई है और ट्रीज में भी बर्फ जमी हुई है और स्नोफॉल हो रहा है। किम चुल समझ जाते हैं और वो सबको बताते हैं कि वो लोग एक रेड गेट में आ चुके हैं। वो लड़की पूछती है कि ये रेड गेट क्या होता है। जिनू उसे बताता है कि रेड गेट्स दूसरे गेट्स की तरह नहीं होते हैं। जब रेड गेट्स में हम जाते हैं तो फिर वो रेड गेट हमें ऐसे डंजियन में ले जाता है जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह से आइसोलेटेड है, और वो लोग इस डंजन से तब तक नहीं निकल सकते हैं जब तक वहाँ के बॉस को नहीं मार देते, और बाहर से भी वो लोग कोई हेल्प नहीं ले सकते हैं। रेड गेट के जो बीस्ट होते हैं वो भी दूसरे बीस्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो लड़की कुछ कह ही रही होती है कि उन पर अटैक हो जाता है और एक हंटर गिर जाता है। जिनू देखकर सोचता है कि 2 सबसे वीकेस्ट हंटर्स पर अटैक किया गया है। उन पर एक आइस क्रिस्टल से अटैक हुआ था, जिसे जिनू अपने हाथ से पकड़कर रोक लेता है, पर एक हंटर की जान जा चुकी है। यह देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और जिनू को हक कर लेती है। वो जैसे ही ऊपर सर उठाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत दूर ऊपर आइस एल्व्स बैठे हुए हैं। इतनी दूर और ऊपर होने के कारण वो लोग उन आइस एल्व्स को नोटिस नहीं कर पाए थे, और उन आइस एल्व्स ने 2 वीकेस्ट मेंबर्स को टारगेट किया था, जो कि वो खुद भी हो सकता था कुछ महीने पहले जब वो ई रैंक था। ऐसा जिनू सोचता है। जिनू उस लड़की को बताता है कि आइस एल्व्स बहुत क्रूर होते हैं और हंटर्स उन्हें आइस स्लेयर्स बोलते हैं। किम चुल अपने साथ सी रैंक और लोअर को आने से मना कर देता है, क्योंकि वो लोग उसके लिए एक बर्डन हो जाएंगे और वो अपना टाइम उन पर वेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हर एक दिन वो लोग इस सी रैंक डंजन में बिताएंगे, रियल वर्ल्ड में उसका 1 घंटा पास हो चुका होगा, क्योंकि इस डंजन का एक दिन रियल वर्ल्ड के 1 घंटे के बराबर है। और उन्हें बॉस को बीट करते हुए कितना भी समय बीत सकता है, महीनों बीत सकते हैं इस डंजन में। इसलिए वो ऐसे हंटर्स का वेट नहीं करना चाहता जो उसके लिए बर्डन है। ये बात सुन के बाकी लोग खुश नहीं होते हैं, तो वो उन्हें बोलता है कि डिप्रेस मत हो, जैसे ही हम बॉस को हरा देंगे फिर हम घर जा सकते हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम पाक ही जिन है, वो जिनू के पास आकर धीरे से बोलती है कि तुम ए रैंक या उससे हायर लगते हो। मैंने देखा तुमने किस तरह से उन आइसिकल्स को पकड़ा था। मिस्टर किम ने वो नोटिस नहीं किया है। अब किम चुल उन्हें सी रैंक या लोअर वीक टीम समझ के उन्हें वहाँ बेसिकली मरने के लिए छोड़ देते हैं और क्लियरिंग के थ्रू चले जाते हैं। जिनू और उसकी टीम
जंगल में चले जाते हैं। किम चल और उसकी टीम को आइस बेयर्स के कुछ निशान दिखते हैं दीवार पर। किम चल और उसकी टीम को उन लोगों की चिंता होती है कि वो लोग ऐसे माहौल में कैसे सर्वाइव करेंगे। उन लोगों के पास तो शायद प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है। तभी किम चल को ध्यान आता है कि उनके पास तो एक सी रैंक है और पाक ही जिन भी है जो कि एक बी रैंक है, तो मैंने ई रैंक को लीडर कैसे समझ लिया। तभी वहाँ पे आइस बेयर्स अटैक कर देते हैं। ये आइस बेयर्स बहुत बड़े, खतरनाक और लाल आंखों वाले हैं, पर किम चल एक आइस बेयर को मार देता है। दूसरी तरफ ही जिन उन्हें रुकने को बोलती है कि इस जगह पर तो आइस बेयर्स के निशान हैं और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि कोई आइस बेयर हमारे सामने आ जाए। जिनू कहता है कि हमें एग्जैक्टली इसीलिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आइस बेयर से तो डील करना आसान है, हम उन्हें इजीली मार सकते हैं, लेकिन आइस एल्व्स को मारना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं। और ही जिन को रियलाइज होता है कि उसने ज्यादा आगे की नहीं सोची थी। तभी जिनू कहता है कि वहाँ पे काफी ठंड है, जैसे कि हम एक जंगल से उम्मीद कर सकते हैं। वुड्स में बहुत ठंड है। ये देखकर जिनवू समनिंग मैजिक करके उन सब के लिए कुछ जैकेट्स निकाल लेता है। यह देखकर वो लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि ये एबिलिटी तो बहुत हाई रैंक के हंटर्स में ही होती है, क्योंकि लो रैंक के हंटर्स कुछ 2 या 3 चीजें ही स्टोर करके रख सकते हैं। गरम जैकेट्स पहनकर वो लोग बहुत खुश और सरप्राइज होते हैं और वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो है कौन। तो जिनू उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया था, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँ। जिनू बोलता है कि बस मुझसे कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में सवाल मत पूछो। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा आइस बेयर आ जाता है। जिनू उन्हें पीछे रुकने का इशारा करता है। वहीं गेट के बाहर हंटर्स उस डंजन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं तोड़ पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि अच्छा है कि वहाँ पे एक ए और बी रैंक के हंटर्स भी हैं, तो शायद वो लोग बचकर वापस आ सकते हैं। और अब सब कुछ हंटर किम पे डिपेंडेंट है। तभी मैनेजर आन उन्हें बताते हैं कि उनके साथ एक और हंटर है जो अभी अभी उनके नज़र में आया है। उसकी रैंक ई है, पर उन्हें लगता है कि वो शायद रीअवेकन हो चुका है, पर वो ये चीज़ डायरेक्टली कंफर्म नहीं कर पाए हैं। तो अभी जिनू रीअवेकन हो चुका है और उसकी रैंक बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये किसी को नहीं पता है। सब उसे ई रैंक का समझकर बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं। तभी वहाँ पर कार में कैप्टन वांग डोंग सो आ जाते हैं। वो बेक यून हो को बोलते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उससे यहाँ पे मिलेंगे। बेक यून हो उन्हें बोलते हैं कि उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, उनका तो यहाँ जुरिस्डिक्शन भी नहीं है, वो अमेरिका से यहाँ क्यों आए हैं। अब यांगडोंग सो उनसे पूछता है कि एक ई रैंक का तुच्छ सा हंटर व्हाइट टाइगर गिल गेट के अंदर क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि ये जो कैप्टन यांगडोंग सो है ये जिनवू के पीछे पड़े हैं। अब यहाँ पे ना बाहर खड़े होके सब लोग जिनू की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जिनू बाहर शायद ही जिंदा लौट के आए। वहीं रेड गेट के अंदर जिनू ने एक बार में ही बहुत सारे बेयर्स को ख़त्म कर दिया है और अब उसका लेवल भी बढ़ चुका है। जिनू ने नोटिस किया कि यहाँ पे लेवल अप जल्दी होता है, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस पे आउट बाकी गेट से हायर है, क्योंकि एक रेड गेट है और ये ज़्यादा खतरनाक है। यह देखकर हेजन उससे फिर से पूछती है कि वो आखिर है कौन। अब अगले ही सीन में वो लोग आइस बेयर का मीट खा रहे होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इतनी सारी फाइट करने के बाद भी जिनू को अभी वर्कआउट करना है। बहुत ही अजीब लड़का है ये। अब यहाँ बहुत सारे आइस बेयर्स आ जाते हैं और जिनू अपनी आर्मी को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है। अब जिनू सोचता है कि उसके फायर आर्म्स भी बहुत पावरफुल हैं और उसके सोल्जर्स भी जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर इसमें उसका माना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तभी ज़ोर से गुर्राते हुए आइस बेयर्स का लीडर वहाँ पे आ जाता है। आइस बेयर्स का जो लीडर है वो बहुत पावरफुल है, उसे जिनू के शैडो सोल्जर्स ख़त्म नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर जिनू अपने स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर इग्रिस को समन करता है। अब एक बहुत अमेजिंग बैटल सीक्वेंस होता है जहाँ पर इग्रिस उस आइस बेयर से फाइट करता है। इग्रिस आइस बेयर को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है और अल्टीमेटली उस आइस बेयर का सर काट के वो उसे खत्म कर देता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल देखकर जिनू भी सरप्राइज हो जाता है
और वो सोचता है कि इग्रिस डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इग्रिस जिनू से फाइट करता तो उसे मार सकता था। इग्रिस जिनू के सामने आके बाव करता है और जिनू उसे कहता है कि उसने अच्छा काम किया। जिनू को मालूम होता है कि वह अभी भी इग्रिस से वीक है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कैप्टन चुल खड़े हैं और उनके बाकी सारे साथी मारे जा चुके हैं। कैप्टन सोचते हैं कि वह तो अब व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या हुआ है कि किम चुल और उनकी टीम का सामना आइस एल्फ से हो गया है या आइस स्लेयर्स से हो गया है, जो कि जैसे कि हमने पहले देखा कि बहुत इंटेलिजेंट और ख़तरनाक बीस्ट है। अब वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि उसके टीम मेंबर को मार देता है। यह देखकर किम चुल बहुत डर जाता है और वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है। अब सीन के एंड में सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए शैडो में एक फिगर को दिखाते हैं जिसके बड़े बड़े बाल हैं। वह शायद इस रेड गेट का बॉस है।